हेलो एवरीबॉडी, साउंड आ रहा है? यस सर। ओके, तो अपन ने लास्ट जो टॉपिक किया था क्या था? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट किया था। मैंने कल आप लोगों को बताए थे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? न्यूटन्स के लॉ की। आपके सामने एक तो दिख रहा है कि एक गिलास, उसके ऊपर एक कार्ड रखा गया है। इस कार्ड के ऊपर क्या रखा गया है? एक कॉइन। और इस कॉइन वाला जो स्क्रीन, हाँ यस, ये जो कार्ड के ऊपर जो ये कॉइन है, जैसे ही इस कार्ड को आप फ्लिप करोगे, फ्लिप सेंस उंगली से जोर से मारोगे, ये कार्ड क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। स्क्रीन आ रही है। ये जो कॉइन है वो सीधा अंदर जाएगा। क्या हुआ? क्या परेशानी आ रही है? सभी की आ रही है यानी स्क्रीन? किसके प्रॉब्लम है? बाकी सभी की स्क्रीन क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए मैं एक बार वापस से सारी चीजें समझा देता हूं। तो कल अपन जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे बात कर रहे थे। मैंने आपको कहा था कि हमारे डेली लाइफ से बहुत सारे ऐसे जो एक्टिविटीज है जिनको एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, जिनको समझाने के लिए कि ये ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा कैसे होता है, वो किसके द्वारा समझाया जा सकता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। न्यूटन्स के 3 लॉ है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये 3 लॉ है जो हमारे बहुत सारी एक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं। अब आपके सामने जो ये एक चीज रखी हुई है, आप देखिए फिगर के अंदर, इस फिगर में आप लोग अगर समझ पा रहे हैं तो एक गिलास है। इस गिलास के ऊपर एक कार्ड रखा गया है। इस कार्ड के ऊपर आपके क्या रखा गया है? एक कॉइन रखा गया है। कॉइन थोड़ा सा हैवी भी होता है। अब हमने क्या किया कि इस कार्ड को जोर से क्या किया? उंगली से फ्लिप किया। तो आपके ये कार्ड इस तरीके से क्या हो जाएगा? तुरंत निकल करके बाहर जाएगा। लेकिन कॉइन जो इस कार्ड के ऊपर रखा हुआ था वो कॉइन उस कार्ड के साथ नहीं गया, और कॉइन जो है कार्ड के निकल जाने के बाद कॉइन जो है वो सीधा कहां जाके गिरा? आपके गिलास के अंदर। ये किस वजह से हुआ? कॉइन क्यों नहीं गया? इसका कारण, तो इसका कारण आपके आता है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि an object remain in state of rest or in uniform motion in straight line unless tried to change that state by applied force। अब किसको समझ में आया ये स्टेटमेंट? समझ करके कोई मुझे समझाने की कोशिश करे। आप लोग पढ़े, आपके सामने स्टेटमेंट है, और फिर मुझे समझाओ कि ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है। किसी को समझ में आ रहा है? Anybody can explain me? यस, ऑनलाइन से कोई बताना चाहे? लाइव स्टूडेंट्स। सर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं की जाए। ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है अगर फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। मोशन वाला हो तो मोशन में रहता है, यूनिफॉर्म मोशन में रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस लॉ का कहने का सेंस क्या है? कोई मतलब जब तक
हाँ बोलो, बोलिए। सर अगर रेस्ट में और मोशन में तो जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाया जाएगा तब तक वो वैसे ही रहेगा, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में ही रहेगा। एग्जैक्टली द सेम थिंग। कोई भी चीज जिस स्टेट में है, अगर वो रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी। आप भले 1 घंटे बाद देखो, चाहे 2 घंटे बाद देखो, चाहे 10 घंटे बाद देखो, चाहे 20 घंटे बाद देखो, चाहे 10 दिन बाद देखो, रेस्ट वाली चीज किस में रहेगी? रेस्ट। अगर इस बीच इस पे क्या लग गया, कोई फोर्स लगा, तो ये अपनी कंडीशन को बदलेगा। मतलब जब तक किसी रेस्ट वाली चीज पर बाहर से फोर्स ना लगे, वो चीज रेस्ट से मोशन में नहीं आएगी। रेस्ट है तो रेस्ट में ही रहेगी, बिना फोर्स के वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करता। अगर कोई चीज मोशन कर रही है, अगर कोई चीज मोशन कर रही है, तो जब तक इस पे कोई बाहर से फोर्स ना लगे, जब तक इस पे कोई बाहर से फोर्स ना लगे, तब तक ये अपना मोशन कंटिन्यू रखेगी, ये रुकेगी नहीं। जब तक इस ऑब्जेक्ट पर बाहर से कोई फोर्स काम इस पे ना करे, ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहेगा। तब तक कब तक रहेगा? जब तक कि इसको रोकने के लिए आप कोई फोर्स अप्लाई ना करो। तो सीधी सीधी है, रेस्ट वाली चीज रेस्ट में रहेगी, मोशन वाली चीज हमेशा मोशन में रहेगी, जब तक इस पे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इस पे लगाया ना जाए। मतलब अप्लाइड फोर्स का मतलब वही हुआ, बाहर से आप फोर्स ना लगाओ, तब तक वो चीज रेस्ट वाली रेस्ट में, मोशन वाली मोशन में। ये चीज, एक और चीज आ जाती है, अगर वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, तो जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाओगे, वो अपना डायरेक्शन भी नहीं बदलेगी। जिस डायरेक्शन में जा रही है तो वो सेम डायरेक्शन में चलती रहेगी। लेकिन अगर आप उस पर फोर्स लगाओगे तो हो सकता है वो अपनी डायरेक्शन को क्या करे, चेंज करे। लेकिन अगर आपने फोर्स नहीं लगाया तो जिस डायरेक्शन में वो जा रही है वो चीज उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। तो कहने का मतलब रेस्ट वाली चीज रेस्ट में रहती है, मोशन वाली चीज मोशन में रहती है, एक डायरेक्शन में जाने वाली चीज उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी, जब तक कि इस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। और इसी को उन्होंने क्या नाम दिया? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कि ये मोशन का नियम है कि वस्तु जो है वो अपनी स्थिति में रहती है, रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में, और जिस डायरेक्शन में चल रही है वो उसी डायरेक्शन में चलेगी, जब तक कि उस पे बाहर से कोई फोर्स लगा करके आप उसकी स्टेट को बदलने की कोशिश ना करो। आपने कभी देखा एक टेबल को मैं एक कमरे में रख के चला जाऊं और 4 महीने बाद आकर के उस कमरे को खोलूं, क्या टेबल एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में चला जाता है? क्या नहीं जाता, जहां है वहीं पड़ा रहता है। क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया? क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लगा। तो जब तक उस पर अप्लाई नहीं हुआ वो रेस्ट पे था, रेस्ट में पड़ा रहा। कोई भी चीज अगर आप चला दो और फिर उसको छोड़ दो, वो कभी नहीं रुकेगी। अब आप कहोगे साहब ऐसा थोड़ी होता है, मैं तो ग्राउंड पे बॉल को फेंकती हूं, क्या होता है? तो थोड़ी देर जाकर के रुक जाती है। तो वो ऑब्जेक्ट थोड़ी रुका है, उसे रोका गया है। किसने रोका? फ्रिक्शन फोर्स ने। तो फ्रिक्शन फोर्स इज एन एक्सटर्नल फोर्स फॉर दैट बॉल। उस बॉल पे वो बाहर से लगने वाला फोर्स हुआ, आप फ्रिक्शन 0 कर दो। आप एक ऐसा प्लेन बनाओ जिसपे फ्रिक्शन बने ही ना, फ्रिक्शन क्रिएट ही ना हो पाए। कांच की एक प्लेयर बनाओ मस्त लंबी वाली, और उस पे कांच की बॉल को फेंको, अब फ्रिक्शन है ही नहीं। अब बताओ वो बॉल रुकेगी? नहीं रुकेगी, चलती रहेगी। जिस स्पीड से चल रही है उसी स्पीड से चलती रहेगी, उसकी स्पीड में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो कुल मिला के ऑब्जेक्ट तब तक अपनी स्थिति को, अपनी कंडीशन को, अपनी स्टेट को नहीं बदलता जब तक कि उस पे बाहर से कोई फोर्स ना लगे। स्टेट, आपने बॉल को स्ट्रेट फेंका, क्या अपने आप आगे जाकर के मुड़ जाएगी? नहीं मुड़ेगी। आपने जिस डायरेक्शन में फेंका उसी डायरेक्शन में जाएगी वो। अगर आगे जाकर के किसी चीज से टकराएगी तो उस सामने वाली चीज का फोर्स लगेगा उस पर, तो वो अपना डायरेक्शन बदल सकती है। या फिर ढलान हो तो ढलान होते ही ग्रेविटी काम कर जाती है वहां, तो वो हो सकता है क्या होगा? अपना डायरेक्शन बदल दे।
लेकिन अगर आपने प्लेन बना रखा है और किसी चीज को सीधा आपने फेंक दिया, वो सीधी ही जानी है, इधर उधर अपने आप कभी नहीं मुड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में होता है, जब तक बाहर से फोर्स ना लगे वो उसी स्टेट में रहता है। ये चीज समझ में आ गई बात? मतलब स्टेट बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यही नियम आपकी बहुत जगह काम करता है। समझ में बात? अब ये एग्जाम्पल कौन कौन से? न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है। अब मुझे बताओ कि ये ऐसा किस वजह से होता है? उस ऑब्जेक्ट में ऐसा क्या होता है जो वो उसको उसी स्टेट में रखता है, अपने आप बदलने नहीं देता? उसको हमने एक नाम दिया, उस प्रॉपर्टी को हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट के अंदर वो प्रॉपर्टी जो उसको उसकी स्टेट में रखने की कोशिश करती है, बदलने नहीं देती। आप एक बहुत बड़ा टेबल है, बहुत बड़ा बॉक्स है, उसको रेस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसे क्या करना चाहते हो? मोशन में लाना चाहते हो। आपने क्या किया? जाकर के एक हाथ लगाया, अब आप देख रहे हो यार ये तो हाथ लगाया लेकिन मूव नहीं हो रहा है। आपने थोड़ा फोर्स लगाया, थोड़ा और दम लगाया, और थोड़ी देर के बाद उसने क्या किया? मूवमेंट दिखाया। अब बताओ, आपने जब पहले फोर्स लगाया था तब क्यों नहीं हिला, और बाद में जब थोड़ा ज्यादा लगाया तो वो मूव हुआ? आपके साथ होता है, आप लोग भी घर पे टीवी देख रहे हो, अच्छा सीरियल आ रहा है, होता है। अब आपको मम्मी बोल रहे मार्केट जाना है, ये लेके आना है। क्या कहा? आप टीवी देख रहे हैं और आपको कह दिया साहब मार्केट जाओ और कुछ सामान लेके आओ। आपका अच्छा सीरियल आ रहा है, मिस हो जाएगा, पता नहीं क्या घटना घट जाएगी इसमें, पता कैसे चलेगी? बोले मम्मी नहीं जाऊंगा, बाद में जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा। आपने क्या कर दी? मतलब आपके अंदर आपको जिसमें इंटरेस्ट है, आप उसके प्रति आप क्या कर रहे हो? अपना थोड़ा जिद्दीपन तो दिखाओगे ना। नहीं करूंगा। तो बच्चे बाहर खेलते हैं, घर के अंदर बुला रहे खाना खाने आ जा, नहीं आऊंगा, खेलना है मुझे। लेकिन फिर थोड़ा सा फोर्स लगता है घर वालों का, ये देखा है डंडा क्या, कुछ ना कुछ आपके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, फिर आप क्या होते हो? मान करके आते हो। अब कुछ इसमें भी टाइप होते हैं, कुछ होते हैं एक या दो बार कहावत मान गया और आ गया, कुछ होते हैं जिनके पीछे झाड़ू लेके घूमना पड़ता है, मम्मी को ऐसा झाड़ू लेके या डंडा लेके पीछे जाना पड़ता है, तब जाके वो घर के अंदर घुसते हैं। क्या हुआ? उसको अंदर लाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। और कुछ के अंदर क्या हुआ? बैठा, उसने थोड़ी जिद की, लेकिन क्या हुआ? थोड़ा समझाया और मान गया। एक में जिद्दीपन ज्यादा है और एक में जिद्दीपन, ऐसे ही आपके इनके अंदर भी होता है। और उस चीज को, जो जिद्दीपन अपन इंसानों के लिए बात कर रहे हैं, इन ऑब्जेक्टों में भी एक जिद्दीपन है। वो जिस स्थिति में, वो उसी स्थिति में रहना चाहता है, मेरी स्थिति नहीं बदलूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करके उसकी स्थिति को बदल देते हैं। अब उस चीज को मेजर कैसे करना कि किसने ज्यादा मेहनत करवाई हमसे और किसने मेहनत कम करवाई, उसको हमने नाम दिया इनर्शिया। जो जिद्दीपन अपन बोलते हैं अपने लिए, इनके लिए बोलेंगे तो वो क्या है? इनर्शिया। जिसमें इनर्शिया ज्यादा होगा वहां आपको उसकी स्टेट बदलने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जिसमें इनर्शिया कम होगा उसकी स्टेट को बदलने में आपको मेहनत कम लगेगी। एक छोटा बॉक्स है, इनर्शिया उसमें भी है, लेकिन उसमें थोड़ा फोर्स लगाया, मूव हो गया, सीधा सीधा इनर्शिया कम है। आपने एक बड़ा बक्सा लिया, उसको मूव कराने की कोशिश की, आपने एक हाथ से धक्का मारा, हिला ही नहीं, दो हाथ से और थोड़ा दम लगाया, उसके बाद वो मूव हुआ, मतलब इनर्शिया ज्यादा है। तो ये जो चीज जो उसको उसके स्टेट में रखने की कोशिश कर रही है, उस चीज को क्या नाम दिया गया? उस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया गया? उसको इनर्शिया कहा गया। मोशन में भी होता है, कोई चीज चलती हुई आ रही है, मोशन में है, आप उसे रोकना चाहते हो। कोई हल्की फुल्की चीज आ रही है, ऐसी चीज आ रही है जिसका इनर्शिया कम है, आपने एक हाथ लगाया, रुक गई। और वहीं ट्रक चलता हुआ आ रहा है, अब आप सोचो मैं एक हाथ से रोक लूं, रुकेगा नहीं। क्यों? इनर्शिया ज्यादा होगा। तो जहां इनर्शिया कम होता है वहां कम फोर्स लगा करके उसकी स्टेट को बदला जा सकता है। रेस्ट में है तो मोशन में लाया जा सकता है, मोशन में है तो रेस्ट में, इजीली आ जाएगा, ज्यादा फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा। लेकिन इनर्शिया ज्यादा हुआ, क्या चीज? इनर्शिया यदि आपके ज्यादा हुआ तो फिर क्या करना पड़ेगा? आपको फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा उसकी स्टेट बदलने के लिए। अगर रेस्ट में पड़ी हुई चीज का इनर्शिया ज्यादा है तो मूवमेंट में, मोशन में लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके वो मोशन में आएगा। और कोई चलती हुई चीज का इनर्शिया ज्यादा है तो रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा?
ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर चीज। अब बात ये आती है कि इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है, कब इनर्शिया बढ़ेगा कब इनर्शिया घटेगा, मेरे को आइडिया कैसे लगेगा। एक तरीका है फोर्स लगा के देखूं, अगर कम फोर्स में स्टेट बदल गई तो मैं मानूंगा इनर्शिया कम है, और ज्यादा फोर्स में स्टेट बदला तो मैं कहूंगा इनर्शिया ज्यादा है। लेकिन बिना फोर्स लगाए क्या आप उसकी इनर्शिया का अनुमान लगा सकते हो कि इनर्शिया ज्यादा होगा या कम? अब मैं आपको सीधा सीधा कहता हूं, एक साइकिल चलती हुई आ रही है और एक कार चलती हुई आपके सामने आ रही है, बताओ इनर्शिया किसमें ज्यादा होगा? क्यों भाई? क्यों कार में इनर्शिया ज्यादा? क्यों, क्या कारण है कार में? कार बड़ी है ना। कार बड़ी है, बड़ी है तो उसमें क्या हो गया, क्या चीज उसमें बढ़ गई? उसका मास। क्या चीज बढ़ गई? उसका मास। आप देखें मास कितना ज्यादा होगा, तो इनडायरेक्टली इनर्शिया का रिलेशन किससे होता है? इनर्शिया इज नॉट मास, मास इज, मास को इनर्शिया नहीं कहते, लेकिन इनर्शिया का डिपेंडेंसी किस पे है? मास पे है। और हम ये भी कह सकते हैं कि मास की डिपेंडेंसी किस पे है? जिसका इनर्शिया ज्यादा उसका मास भी ज्यादा होगा, ये कहा जा सकता है। तो कुल मिला के आपके इनर्शिया का अनुमान लगाने के लिए आप उस ऑब्जेक्ट का मास देख सकते हो। दो बॉक्स है, एक के अंदर 50 केजी सामान पड़ा है और एक के अंदर 100 केजी सामान पड़ा है। अब आप बताओ इसका इनर्शिया I1 और I2 का रिलेशन क्या होगा? मास 50 केजी और 100 केजी। अगर इसका मास M1 और M2 इज डबल ऑफ M1, तो I2 विल बी ऑल्सो डबल ऑफ, जितना भी I1 होगा, I1 की वैल्यू मेरे को नहीं पता, लेकिन इतना तो मैं कह ही सकता हूं कि मास डबल है तो इनर्शिया भी पहले वाले से क्या होगा? डबल होगा। तो कंपैरिजन किया जा सकता है। हाँ, लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि इसका मास 50 केजी है तो इनर्शिया 50 केजी। इनर्शिया ऐसे मेजर नहीं होता, समझ आई बात? आप इनर्शिया को इस तरीके से केजी वेजी में मेजर नहीं करो, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो इसका अनुमान मास से लगाया जा सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जो ये कहता है कि ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में रहना पसंद करता है, वो अपनी स्टेट को बदलना नहीं चाहता, और अगर आपको बदलनी है तो उस पर क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये लॉ किस चीज से जुड़ा हुआ है? ये उस ऑब्जेक्ट के इनर्शिया से जुड़ा हुआ है। ये इनर्शिया ही वो चीज है जो उसका स्टेट बदलने नहीं दे रहा। इनर्शिया ऑब्जेक्ट का जो जिद्दी बने, साहब मैं अपनी स्टेट में रहूंगा, अपनी स्टेट नहीं बदलूंगा, वो कौन सी प्रॉपर्टी है? वो उसकी इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया गया है? इनर्शिया। क्लियर? सभी को इनर्शिया का एक मीनिंग समझ में आ रहा है कि इनर्शिया क्या चीज है? इनर्शिया ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है जो उसके स्टेट के अंदर आने वाले बदलाव का अपोज कर रही है। वो अपना जो स्टेट में जो चेंज आ रहा है वो नहीं चाहती कि मेरा स्टेट बदले। क्लियर चीज? समझ में आई मेरी बात? तो अब ये जो पहला लॉ है, इसी कारण, क्योंकि ये इनर्शिया की वजह से ये रेस्ट वाली चीज रेस्ट में है और मोशन वाली चीज मोशन में है, तो इस लॉ को एक और नाम मिल गया, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी इस लॉ को कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो रेस्ट वाली चीज रेस्ट में और मोशन वाली चीज मोशन में है, वो किसकी वजह से है? वो इनर्शिया की वजह से है। क्लियर चीज? समझ में बात? सो व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया मींस द बॉडी एट रेस्ट continue to be at rest and body in motion continue to be in motion. This property of the body, ये जो प्रॉपर्टी है उस ऑब्जेक्ट की, this property will be called your inertia. Got the point or not everybody? समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को समझने में? ओके, तो अब ये आपके इनर्शिया, द मास ऑफ द बॉडी इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया को मेजर करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? उस ऑब्जेक्ट का मास पता। हम मास से इनर्शिया का आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है? वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हम सिर्फ उसका क्या कर रहे हैं? आइडिया लगा रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट का मास अगर मुझे पता हो तो मैं उसके इनर्शिया का आइडिया लगा सकता हूं कि इन दोनों के इनर्शिया में क्या रिलेशन होगा। अगर मास डबल है तो इनर्शिया भी क्या होगा? डबल हो जाएगा। अगर मास ट्रिपल कर दें तो इनर्शिया भी क्या हो जाएगा?
तो इनडायरेक्टली इनर्शिया का मेजरमेंट किससे किया जा सकता है? मास से। द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। दूसरा तरीका है इनर्शिया का पता लगाने का कि आपको उसका स्टेट बदलने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ा। अगर एक ऑब्जेक्ट जो मान लो रेस्ट में था, एक दूसरा ऑब्जेक्ट वो भी रेस्ट में था, इस पे मैंने फोर्स लगाया, फोर्स इक्वल टू 5 न्यूटन, इस पे मैंने फोर्स लगाया 5 इक्वल टू 10 न्यूटन। क्लियर? तो बताओ इनर्शिया किसका ज्यादा है, किसका कम है? इनर्शिया फर्स्ट वाले का ज्यादा है या सेकंड वाले का ज्यादा है? पहले वाले से कितना ज्यादा है? पहले वाले के कंपैरिजन में सेकंड वाले का इनर्शिया कितना होगा? डबल होगा, क्योंकि मुझे इसे रोकने के लिए डबल फोर्स लगाना पड़ा। तो जितना भी इनर्शिया इसमें है उसका डबल इनर्शिया किसमें है? क्योंकि मुझे इसको मूव करने के लिए डबल फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो इनर्शिया का आइडिया दो चीजों से लगाया जाता है, एक तो उसके मास से और दूसरा उसकी स्टेट को बदलने के लिए लगाए गए फोर्स से। समझ में आई बात? अंडरस्टूड? इनर्शिया क्या चीज है, किस चीज से हम उसका आइडिया लगा सकते हैं? गॉट इट? कोई कंफ्यूजन किसी को इन चीजों को लेकर के? अब इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, यहां पर एक और चीज, ये जो लॉ है इसी कारण, क्योंकि ये पूरा फर्स्ट लॉ इनर्शिया पे डिपेंडेंट है, इसलिए इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अब आप देखें, देयर आर 3 काइंड ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया 3 तरीके के होते हैं, मतलब जो जिद्दीपन है वो 3 तरीके का होता है। अब आपने देखा इंसानों में भी होता है। एक जिद्दीपन होता है आलसीपनाई वाला, कि सो रहे हो तो सोने की ही जिद करोगे। एक होता है खेलने कूदने का, बड़ा एक्टिव बच्चा है, वो घर पे बैठना ही नहीं जाता, मेरे को नींद नहीं आती है, आराम नहीं करना, मुझे तो खेलना है। वो दूसरी टाइप का जिद्दीपन हो गया। जिद्दीपन तो है लेकिन वो दूसरी टाइप का हो गया। और तीसरा, किसी में मन ही नहीं लग रहा है, सोना भी नहीं चाहता, खेलना भी नहीं चाहता, अकेला रहना चाहता, बस मैं तो यही काम करूंगा, दूसरा मेरे को नहीं बैठेगा। अब वो मतलब अलग अलग तरीके का जिद्दीपन। वैसे इनर्शिया में भी कई टाइप है। एक जिद्दीपन होता है रेस्ट वाले का जिद्दीपन, रेस्ट वाला इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। वो किसमें होगा? रेस्ट वाली चीज में होगा। रेस्ट वाली चीज में रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो यही चाहेगा कि मैं रेस्ट में हूं तो रेस्ट में रहूंगा, भी मैं मोशन में आना नहीं चाहता। अपने आप कभी नहीं आएगा, आप फोर्स लगाओगे फिर आएगा। कोई चीज चल रही है, उसमें कौन सा इनर्शिया होगा? इनर्शिया ऑफ मोशन। वो चल रही है, वो चलना चाहती है, वो रुकना नहीं चाहेगी। और तीसरा होगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है वो उसी में जाना पसंद करता है, वो दूसरी तरफ जाना पसंद नहीं करता। तो वो कौन सा इनर्शिया हो गया जो डायरेक्शन की जीत पकड़ के बैठा है? वो मैं तो इसी के लिए होके जाऊंगा, रोज वहीं होके जाऊंगा, मैं दूसरे रास्ते से क्यों जाऊं भाई? तो वो हो गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर? तो 3 तरीके के इनर्शिया ऑब्जेक्ट्स में पाए जाते हैं। रेस्ट वाली चीज में इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन वाली चीजों में इनर्शिया ऑफ मोशन, और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने वाली चीजों के अंदर क्या होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन अक्सर आता है इनर्शिया ऑफ मोशन के साथ। जिसमें इनर्शिया ऑफ मोशन होगा साथ साथ कौन सा होगा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होगा। रेस्ट वाले का तो कोई इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता ही नहीं, हो तो जहां है वहीं रहेगा, उसका तो कोई डायरेक्शन से मतलब भी नहीं है। हाँ, लेकिन चलने वाली चीज किसी डायरेक्शन में जा रही होगी, तो जिस डायरेक्शन में वो जा रही है तो वो उसी डायरेक्शन में जाना पसंद करती है। क्लियर? तो 3 तरीके के इनर्शिया हो गए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझ में आया सभी को 3 तरीके की इनर्शिया? अब देखो आगे मैं एग्जांपल पूछूंगा तब आप लोगों से पूछूंगा, बताऊंगा तब कि ये इसमें कौन से टाइप का इनर्शिया काम कर रहा है। ठीक है, हमको फोर्स लगाना है। अगर रेस्ट वाली चीज है तो हम फोर्स लगाएंगे किसके विरुद्ध? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के विरुद्ध। जब मोशन में ऑब्जेक्ट है तो मैं फोर्स किस पे लगाऊंगा? इनर्शिया ऑफ मोशन के अपोजिट फोर्स लगाऊंगा, तब जाके उसका मोशन आप रोक रेस्ट में ला सकते हो उसको, या उसकी स्पीड को कम कर सकते हो या बढ़ा सकते हो। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के लिए उसकी डायरेक्शन के अपोजिट मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा।
तो फोर्स किसके अपोजिट लग रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे लग रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन पे लग रहा है, या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पे लग रहा है, ये आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग समझना है। मैं अलग अलग कंडीशंस बताऊंगा आपके सामने। यहां पर एक एग्जांपल है, आप लोगों ने स्ट्राइकर देखा है, कैरम खेला, कैरम खेलते हो तो आपने देखा होगा ऐसे मस्त आपके पूरे, कैरम बोर्ड गोल नहीं होता, ऐसा होता है। ठीक है, अब आपके उसमें आपने सेंटर में क्या कर दी, बहुत सारे कॉइन को जमा के मस्त रख दिया, और फिर स्ट्राइकर से मारा। ये स्ट्राइकर जाता है और सीधा नीचे वाले कॉइन को अपने साथ ले जाता है, और वो ये कॉइन बाहर निकल जाता है और स्ट्राइकर यहां आ गया। अब मुझे बताओ ये ऊपर वाले कॉइन का क्या होता है, ये यों की यूं नीचे वाला बहुत कम गिरता है, कई बार आपके यों का यूं वो सीधा का सीधा वहीं का वहीं, यूं की यूं बिल्डिंग वापस से नीचे आ जाती है। चलो नीचे गिर भी गया तो वहीं के वहीं गिरेंगे आसपास ही। ये इस कॉइन की तरह इतने दूर थोड़ी जाते हैं, नहीं जाते। अब बताओ जब मैंने इतनी जोर से स्ट्राइकर मारा और नीचे वाले कॉइन के ऊपर ही सब तो पड़े थे, तो जब नीचे वाला चला तो सबको साथ साथ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? इन सब कॉइन का अपना क्या था, इनर्शिया था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सब रेस्ट में थे। अब फोर्स लगा नीचे वाले कॉइन पे, भाई तेरे पे लगा, तू जा, हम क्यों जाए? है गली में 10 बच्चे खेल रहे हैं और एक की मम्मी बुलाने आए तो एक बच्चा घर जाता है, बाकी थोड़ी जाते हैं। तो तेरी मम्मी ने बुलाया, तू जा, हम क्यों जाए भाई, हम तो खेलेंगे। उनकी भी जीत थी सबकी, तो क्या हो गया, यहां पर काम किया आपकी इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो आपको यही बताना है, क्वेश्चन ये आता है कि ये कॉइन क्यों नहीं गिरते, या कॉइन नीचे वाले कॉइन के साथ क्यों नहीं जाते, तो आप कारण क्या बताओगे कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ये कॉइन नहीं गए। क्लियर चीज, समझ में बात? अब आपने वही इससे पहले वाला जो गिलास पे कॉइन रखा था और फिर उसके ऊपर एक कार्ड रख करके मैंने क्या किया, कॉइन को रख के कार्ड को फ्लिप किया, कार्ड निकल गया और कॉइन गिलास के अंदर गिर गया। तो क्या हुआ, ये कॉइन क्यों नहीं गया? मैंने फोर्स किस पे लगाया, कार्ड पे, तो कार्ड पे लगा तो कार्ड खिसक गया, कॉइन के अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट काम कर गया और उसकी वजह से वो बोला मैं कहीं नहीं जाने वाला, तू जा, और ये अपनी जगह पर था, नीचे से हटा तो सीधा अंदर। क्लियर? आपके जब आप बस में या कार में कहीं ट्रेवल करते हो और अचानक से ब्रेक लगा देते हैं, क्या होता है, हम बैठे हैं अंदर, क्या होता है, जैसे ही ब्रेक अप्लाई होते हैं आपके, आप सीधे आगे की तरफ जाते हो। खड़े होते तो कई बार तो इतनी खतरनाक ब्रेक लगता है कि व्यक्ति गिर भी जाता है, होता है कि नहीं होता है? क्यों आगे की तरफ वो झुकता है या आगे की तरफ वो गिरता है ब्रेक लगाने पर? क्योंकि जब कार चल रही थी तो कार के साथ वो भी मोशन में था, तो कार भी मोशन में, व्यक्ति भी मोशन में, तो दोनों के अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर? अब कार के ऊपर ब्रेक लगा तो कार के ऊपर फोर्स लगा, कार रुक गई, लेकिन व्यक्ति पे थोड़ी ब्रेक लगा है, तो कार पे लगा है। तो व्यक्ति इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से क्या होता है, आगे जाने की कोशिश करता है, उस वजह से वो थोड़ा सा आगे जाता है, लेकिन फिर वो अपने आप को जैसे तैसे संभालता है और वो भी वापस रुकता है। लेकिन कार रुकने के साथ अचानक वो नहीं रुकता, कारण इनर्शिया उसे क्या कर जाता है, इनर्शिया ऑफ मोशन उसे क्या करता है, आगे ले जाने की कोशिश करता है। तो वहां व्यक्ति के आगे गिरने का कारण इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर? आपने उल्टा रिवर्स करो, आप गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी भी रेस्ट में थी और अचानक गाड़ी वाले ने चला लिया। कई बार बाइक पे बैठे होते हैं और आप पीछे की तरफ बैठे हो और आगे वाला एकदम से दे देता है रेस, वो पीछे वाला सीधा गिरता है नीचे। क्यों गिरता है वो, क्यों गिरता है पीछे वाला? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हाँ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो व्यक्ति जहां बैठा था, है ना, आप बाइक के ऊपर अगर बैठे हैं, दो व्यक्ति हैं, क्या हो जाएगा, अगर इस तरह बाइक चलाई तो ये तो बाइक के साथ क्या होगा, हैंडल पकड़ के रखा है, ये तो आगे चला जाएगा। अब ये बेचारा अंदर बैठा था एकदम, बाइक
आगे बढ़ गई, इसकी स्थिति क्या होगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ये तो जहां है वहीं बाइक नीचे से निकल जाएगी, और क्या होगा, ये आपके उसी जगह रहेगा, बाइक के साथ जाता नहीं, और कई बार बैलेंस बिगड़ता है, ये व्यक्ति वहीं गिर जाता है। ठीक है, तो यहां पर काम कर रहा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब आपको मैंने कल कुछ पूछा था कि दिवाली के कुछ दिन पहले लोग गद्दियां निकाल के अपना गुस्सा निकालते हैं, उनपे डंडे से जोर जोर से मारते हैं। अपन भी सोफे को क्लीन करना होता तो क्या करते हैं, वही डंडा लेके जोर जोर से सोफे में मारते हैं, तब जाके उसके अंदर की मिट्टी जो है वो बाहर आती है। होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है ऐसा, कारण बताओ। यस, वहां आपके काम करता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट काम करता है कि मान लो आपका ये गद्दा है, ठीक है, इस गद्दे के टॉप में क्या है, सारी मिट्टी भरी हुई है, मिट्टी के पार्टिकल आप समझ लो, बराबर। अब आपके ये मिट्टी जो उस गद्दे के अंदर भर गई है, मुझे ये निकालनी है। मैं क्या करूंगा, इस गद्दे को डंडे से मारूंगा, ये गद्दा क्या होगा, इसका ये सरफेस अंदर की तरफ दबेगा, ये सारे मिट्टी के जो पार्टिकल अपनी जगह पे रहने की कोशिश करेंगे। मैंने डंडा किसको मारा है, पार्टिकल को थोड़ी मारा है, मैंने तो गद्दे को मारा है। गद्दे का सरफेस नीचे जाएगा, लेकिन वो पार्टिकल अपनी जगह पर रहने के चक्कर में क्या हो जाते हैं, गद्दे में से बाहर आ जाते हैं, और इस तरीके से ये सारा डस्ट आपके उस गद्दे में से बाहर, इसलिए जोर जोर से मारते हैं। जितना गद्दा अंदर दबेगा उतने पार्टिकल सारे क्या होंगे, बाहर आएंगे। तो ये आपके होता है। अपन चद्दर झटकते हैं, आपको पता हो चद्दर को, अब चद्दर के अंदर सारे पार्टिकल हैं, लेकिन हम जितनी जोर से चद्दर को झटकते हैं, पार्टिकल जहां हैं वहीं रहते हैं और चद्दर पीछे खिसक जाती है, और आपकी चद्दर कहां आ गई, पीछे, और पार्टिकल सारे कहां निकल गए, बाहर आ गए। तो यहां पर भी क्या काम किया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आप लोगों को पता है, पेड़ की डाली को जोर से हिलाया जाए तो अक्सर सूखे पत्ते या फ्रूट जो होते हैं वो गिर जाते हैं, होते कि नहीं होते? क्या है वहां पर, क्या काम कर रहा है, वहां पर क्या काम कर रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वो फ्रूट बेचारा पेड़ की डाली से लगा हुआ था, अब आपने क्या कर दिया, इस डाली को जोर से हिलाया कि ये डाली मूव की, ये अपनी जगह रहा, अब ये बीच वाला जो ये कनेक्शन था इस पे जोर पड़ गया, ये अपनी जगह रहना चाह रहा है, और ये आप हिला रहे हो इसको, क्या हो जाएगा, इस पे आपके फोर्स पड़ेगा और ये यहां से टूट जाएगा, क्या आ जाएगा, फ्रूट नीचे। तो यहां पर भी फ्रूट के ऊपर इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से क्या हो जाता है, आपके वो फ्रूट उस पेड़ से टूट करके नीचे आ जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें आप देख सकते हो इस तरीके के केसेस। क्लियर, समझ रहे हो आप लोग बातों को? बहुत सिंपल है। अब जब भी क्वेश्चन आए और ऐसा आपको पूछे तो आप बताओगे कि यहाँ कौन सा लॉ ऑफ मोशन, बताओ, चद्दर झटकने में मिट्टी जो बाहर आती है, बताओ कौन सा लॉ ऑफ मोशन काम कर रहा है, कौन सा लॉ बताओगे आप? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नहीं, इनर्शिया पूछे तो इनर्शिया बताना है आपको, लेकिन लॉ पूछे कौन सा लॉ काम कर रहा है, तो आप बताओगे इन सभी केसेस में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन काम कर रहा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ। क्लियर चीज, समझ में आई बात? देखो एग्जाम वाला कई तरीके के क्वेश्चंस बना करके पूछ सकता है। और नेट डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ भाई? देखना जरा, स्क्रीन आ रही है? हेलो, आप अपनी बुक के और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं जिनके अंदर ये जो लॉ है वो आपका काम करता है। तो आपको सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए, कंडीशंस को समझना है और फिर आपको उसमें ये बताना है कि इसमें कौन सा लॉ काम कर रहा है। क्लियर एवरीबॉडी? तो आज के लिए आपके यहीं पर अपन इसको कंप्लीट कर देते हैं। यहां पर ये देखो एक एग्जांपल आपको लास्ट में दिख रहा है, कुछ स्क्रीन आप लोगों को नहीं आ रही होगी।
देखो एक फिगर नीचे पिक्चर दिखाई जा रही है, क्या दिख रहा है कि एक, जैसे आपने कई बार देखा होता है कि बस के ऊपर या कार के ऊपर कुछ सामान रखा होता है और अचानक से ब्रेक लग जाए, वो सामान उछल करके आगे गिरता है, होता है कि नहीं होता है? अब बताओ ये सामान उछल करके आगे क्यों गिरा? कौन से लॉ? तो सीधा सीधा है, कौन सा लॉ? लॉ ऑफ फर्स्ट, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहां पर कौन सा इनर्शिया? इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि जब कार चल रही थी तो वो ऑब्जेक्ट जो ऊपर रखा था वो भी मोशन में था, उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन था। कार रुकी तो कार की ऊपर रखी हुई चीज, कार रुक गई लेकिन ऊपर वाली चीज अभी भी क्या चाहती थी? मोशन में रहना। उस चक्कर में वो क्या होगी? वो कार से आगे चलेगी और वो आपके आगे आकर के गिर जाती। तो ये ऐसे, हाँ तो कार चल रही है, ऊपर सामान पड़ा, वो रेस्ट में है, तो वो तो रेस्ट में बोलेंगे ना। अरे कार के साथ मोशन में है तो रेस्ट में कैसे कहेगा? अब देख, तू अपने आप को कार के रेफरेंस में देखेगा तो तू रेस्ट में, लेकिन बाहर वाले लोगों के लिए क्या है? बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति तेरे को क्या बोलेगा? तू रेस्ट में, क्यों? कार चल रही तो तू भी चल ही रहा है। हाँ, कार के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति अगर तेरे से बात कर रहा है तो वो पूछेगा हाँ तो साहब मैं भी आराम कर रहा हूं। वो दोनों आपस में बात करें तो रेस्ट में, लेकिन बाहर वाले व्यक्ति के लिए क्या हो गया? वो मोशन में हुआ। आप किससे कंपेयर कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। अरे फिक्स, हमेशा मोशन और रेस्ट की जो स्थिति है वो डिपेंड करती है आप किससे कंपेयर कर रहे हो। आज हम लोग हमारे घर पे सो रहे हैं या अभी आप लोग अपने घर पे बैठे हो, मैं अपने यहाँ बैठा हूं, बताओ हम लोग मोशन में या रेस्ट में? मैं कहूं हम रेस्ट में नहीं है, मैं रेस्ट में नहीं हूं। कैसे नहीं हूं? जब पूरी पृथ्वी चल रही है तो मैं कैसे रेस्ट में हुआ? लेकिन ये पूरे अर्थ के चलने का प्रोसेस कब बात होगी? जब आप अर्थ के बाहर जाकर के अर्थ को देखोगे तब। समझ में आई बात? नहीं, अभी हम लोग आपस में है तो हमको पता नहीं चलता है, तो हम लोग सब रेस्ट में। तो यहां डिपेंड करता है कि आप किससे रेफरेंस में लेकर के बात कर रहे हो, तो उसके हिसाब से रेस्ट और मोशन होता है। ठीक है? तो बहुत ज्यादा सोचोगे तो हर स्थिति को अपन अलग अलग बता सकते हैं। वैसे तो देखे तो कुछ भी रेस्ट में नहीं है, यहाँ तो सब चल रहा है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं कहां खड़ा हूं, मैं मेरे हिसाब से बताऊंगा ना। क्लियर? कि मेरे सामने जो चीज है वो रेस्ट में है या मोशन में है। समझे? यार साइंस में बहुत सारे पेज है उल्टे सीधे बड़ी सारी चीजें हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो आज के लिए काफी है, कल अपन सेकंड लॉ पढ़ेंगे। ठीक है?